गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 9th सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री में चैप्टर 3 नाथसीवाद और हिटलर के विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें अध्याय परिचय और 3 प्रश्न जो है मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। बाकी के जो प्रश्न बचते हैं अभ्यास के प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न वे आपको समझाए जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। नात्सियों का प्रोपगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे सिद्ध हुआ, यानी कि नात्सीवादी विचारधारा ने ऐसा क्या प्रोपगेंडा बनाया, ऐसा क्या कार्यक्रम बनाया जो यहूदियों के खिलाफ जिसके अंदर अत्यधिक नफरत पैदा की गई। नात्सीवाद की विचारधारा कट्टर नस्लवाद पर आधारित थी। तो जो नात्सीवादी विचारधारा थी वो मुख्य रूप से कट्टर नस्लवाद के ऊपर आधारित थी। नात्सी लोग जर्मनी आर्यों को सर्वश्रेष्ठ नागरिक मानते थे। तो नात्सी लोग जो जर्मनी के अंदर रहने वाले आर्य लोग थे उनको जो है सबसे बढ़िया दर्जे के नागरिक मानते थे और यहूदियों को निचले दर्जे का नागरिक मानते थे। और जो यहूदी लोग थे वहां पर रहने वाले उन्हें जो है सबसे निम्न दर्जे का नागरिक माना जाता था, सबसे घटिया दर्जे का नागरिक माना जाता था। हिटलर के शासन काल में 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो जब हिटलर का शासन था उस टाइम पर 60 लाख यहूदी लोगों को जो है मौत के घाट उतारा गया। नात्सियों का प्रोपगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में निम्नलिखित प्रकार से असरदार था। तो निम्नलिखित तरीके से जो नीचे दिए गए हैं इस तरीके से जो है नात्सियों के द्वारा यहूदी लोगों के विरुद्ध जो है प्रोपगेंडा या कार्यक्रम तैयार किया गया जिससे उनके खिलाफ जो है नफरत पैदा की जा सके। नंबर 1, नात्सियों ने ऐसा कार्यक्रम बनाया जिसमें बताया गया कि यहूदी लोग ईसा मसीह के हत्यारे हैं। तो नात्सियों के द्वारा ऐसा कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें लोगों को बताया गया कि जो यहूदी लोग हैं वे जो हैं ईसा मसीह के हत्यारे हैं। ईसा मसीह की हत्या यहूदियों के द्वारा की गई है, इसलिए इन्हें ईसाइयों के देश में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए यहूदी लोगों को ईसाइयों के देश में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, यानी कि उन्हें ईसाइयों के देश में नहीं रखा जाएगा। उन्हें जो ईसाइयों के देश में बिल्कुल भी जो है मतलब नहीं रखा जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा या वहां से खदेड़ दिया जाएगा। नंबर 2, नात्सियों ने इस बात का प्रचार किया कि यहूदी लोग सूदखोर होते हैं। तो नात्सी विचारधारा के रखने वाले लोगों के द्वारा यह प्रचार किया गया कि जो यहूदी लोग हैं वो ब्याज पर पैसा देने वाले लोग हैं और वे लोगों को पैसा उधार देकर अधिक ब्याज वसूलते हैं। वे लोगों को पैसा देते हैं और ज्यादा ब्याज जो है लोगों से लेते हैं। यहूदियों के प्रति उनकी घृणा इतनी अधिक थी कि वे यहूदियों के ईसाई बन जाने पर भी उन्हें आसान अपनाने को तैयार नहीं थे। तो जर्मनी के अंदर जो नात्सीवादी विचारधारा के लोग थे उनकी घृणा यहूदियों के खिलाफ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, अगर यहूदी ईसाई बन जाते हैं तो भी इन लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे या तो यहूदियों के प्रति घृणा का समाधान यहूदियों को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे और इस यहूदियों के प्रति जो घृणा है इस घृणा को जो है वे तभी खत्म मानते हैं जब उन्हें पूर्ण रूप से जो है सभी यहूदियों को खत्म कर दिया जाए, तभी जो है वो जो है उनकी जो घृणा है वो खत्म होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी, यानी नात्सी समाज हिटलर के समय में औरतों की क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 में देखें और फ्रांसीसी क्रांति के समय महिलाओं की क्या स्थिति थी इस बात को जानने के लिए अध्याय 1 देखना पड़ेगा। फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, यानी कि दोनों के बीच फ्रांसीसी क्रांति के समय में महिलाओं की वहां पर फ्रांस में और नात्सी शासन काल में जर्मनी के अंदर जो है महिलाओं की स्थिति में क्या फर्क था। नात्सी समाज की विचारधारा के अनुसार औरतों को मर्दों से भिन्न माना जाता था। तो नात्सीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उनका कहना था कि औरतें जो है पूर्ण रूप से मर्दों से अलग है, उन्हें मर्दों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो नात्सी विचारधारा वाले लोग कहते हैं जर्मनी के अंदर जो महिलाएं हैं उन्हें मर्दों के समान अधिकार नहीं है। उनकी सोच थी कि औरत और मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। तो उनका यह कहना था कोई महिला मर्दों के समान अधिकार के लिए अगर संघर्ष करती है तो वो बिल्कुल गलत है। उनका ये अधिकार मांगने का जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं वो जो है बिल्कुल गलत है।
यह संघर्ष समाज को नष्ट कर देगा। और उनका यह भी कहना था कि महिलाएं अगर ऐसा करती है तो इससे जो है समाज नष्ट हो जाएगा। इसी के आधार पर लड़कों को मर्दाना, यानी कि नाज़ी समाज की जो विचारधारा उसके अनुसार जो है लड़कों को मर्दाना, आक्रामक और पत्थर दिल होना चाहिए, ऐसा सिखाया जाता था। तो नाज़ी आदि विचारधारा के अनुसार जो लड़कों को जो है पत्थर दिल होना, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहना, इस प्रकार की बातें जो है नाज़ी विचारधारा रखने वाले लोगों के द्वारा सिखाई जाती थी। परंतु लड़कियों को कहा जाता था कि उनका दायित्व एक अच्छी माँ बनना, लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जाता था कि जो लड़कियां हैं उनका मुख्य उत्तरदायित्व केवल इतना है कि वे एक अच्छी माँ की भूमिका निभाएं और शुद्ध आर्य रक्त के बच्चों को जन्म देना था। और उनका मुख्य उत्तरदायित्व यह भी था कि शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चों को पैदा करें और उनका पालन पोषण करना है, और साथ में जो उनका पालन पोषण अच्छी प्रकार से किया जाए। जर्मनी में आर्य औरतों के लिए एक निर्धारित आचार संहिता तय की गई थी। तो जर्मनी के अंदर महिलाओं के लिए कानून के रूप में आचार संहिता तय की गई थी, और उस आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरत की निंदा की जाती थी। जो भी महिला उस आचार संहिता की मतलब पालन नहीं करती थी, उसके अनुसार नहीं चलती थी, तो उस औरत की जो है मतलब निंदा की जाती थी समाज के अंदर, और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। निंदा के साथ साथ उस महिला को कड़ा दंड भी दिया जाता था। तो दोनों के अंदर तुलना देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समाज में सभी स्त्री पुरुषों को समान समझा जाता था। यानी फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जो सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को बराबर माना जाता था, और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार थे। उन्हें जो पुरुषों के जितने ही अधिकार थे, जितने पुरुषों को अधिकार है, वे सारे अधिकार महिलाओं को भी फ्रांसीसी क्रांति के समाज में प्राप्त थे। लेकिन नाज़ी समाज में स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे। लेकिन नाज़ी समाज के अंदर, इटली के जर्मनी के अंदर जो है मतलब क्या है कि महिला को पुरुषों जितने अधिकार नहीं दिए गए थे, उन्हें पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त नहीं था, और उन्हें पुरुषों के बराबर भी नहीं माना जाता था। फ्रांसीसी समाज में नारी स्वतंत्र थी। तो फ्रांसीसी समाज यानी फ्रांस के अंदर नारी जो है फ्रांसीसी क्रांति के समय आजाद थी, जबकि नाज़ी समाज में नारी स्वतंत्र नहीं थी। दूसरी तरफ नाज़ी समाज के अंदर नारी को जो स्वतंत्र नहीं माना गया है। उनका काम केवल मात्र बच्चे पैदा करना, यानी कि नाज़ी समाज में महिलाओं का काम केवल जो है बच्चे पैदा करना और अपने घर परिवार की देखभाल करना होता था। और अपने परिवार के, अपने बच्चों की देखभाल करना जो है नाज़ी समाज के अंदर महिलाओं का मुख्य काम होता था। नेक्स्ट देखिए, नाज़ियों के द्वारा जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। यानी कि नाज़ियों के द्वारा जनता पर अपना पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल हासिल करने के लिए उन्होंने कौन कौन से मेथड अपनाए, कौन कौन से तरीके अपनाए। नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। तो ये कुछ तरीके दिए गए हैं, वे इस प्रकार हैं। विरोधी दल का दमन। हिटलर के द्वारा जर्मनी की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद विरोधी दलों के दमन की नीति को अपनाया गया। जैसे हिटलर चांसलर बना, तो हिटलर के द्वारा और दूसरे जो विरोधी दल थे जर्मनी में, उनको जो है दबाया गया। जर्मनी में नाज़ी दल को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जर्मनी के अंदर जितने भी दूसरे दल थे, केवल नाज़ी दल को छोड़कर दूसरे दलों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके ऊपर जो है बंधन लगा दिया गया। हिटलर ने घोषणा की कि केवल एक ही राजनीतिक दल होगा, और हिटलर के द्वारा यह घोषणा की गई कि जर्मनी के अंदर जो है एक ही राजनीतिक दल होगा, और वो भी होगा नाज़ी दल, और वह दल नाज़ी दल होगा, और वो जो दल होगा कौन सा होगा, नाज़ी दल ही होगा। मीडिया का प्रयोग शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया गया। यानी कि शासन के लिए समर्थन, यानी कि शासन के लिए समर्थन, जनता उसका समर्थन करे, और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए, संसार के अंदर नाज़ी दृष्टिकोण फैले, इसके लिए जो है मीडिया का बहुत सोच समझकर प्रयोग किया गया। दूरदर्शन का, मीडिया का जो है बड़े ही समाचार पत्रों का सोच समझ के प्रयोग किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए फिल्मों, तस्वीरों, रेडियो, आकर्षक नारों का खूब प्रयोग किया गया। जो नाज़ीवादी विचारधारा है, इसको संसार के अंदर फैलाने के लिए जो है दूरदर्शन का प्रयोग किया गया, फिल्मों का प्रयोग किया गया, रेडियो का प्रयोग किया गया, आकर्षक नारों का भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर प्रयोग किया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि मीडिया का अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग किया गया।
शिक्षा, रेडियो तथा सिनेमा पर नियंत्रण। नाजियों ने जर्मनी के सभी शिक्षण संस्थानों पर अपने नियंत्रण में लिया था। तो जर्मनी के जो चांसलर थे हिटलर, उसके द्वारा जो है जो भी शिक्षण संस्थान थे उन सभी को जो अपने कंट्रोल में ले रखा था, और उनमें केवल नाजी दल के उद्देश्यों और आदर्शों का गुणगान किया जाता था। उन शिक्षण संस्थाओं में केवल जो है नाजी दल के सिद्धांतों का बखान किया जाता था, उनके उद्देश्यों और आदर्शों का गुणगान किया जाता था तथा सिनेमा के माध्यम से यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने का काम किया जाता था। फिल्मों के माध्यम से जो है यहूदी लोग थे उनके विरुद्ध जो है घृणा फैलाने का काम भी किया जाता था। उग्र राष्ट्रवाद का सहारा। हिटलर ने जर्मनी की जनता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लिया, यानी कि हिटलर के द्वारा उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लिया गया। उसने जर्मनी के लोगों में इस भावना को भर दिया कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना के साथ ही वे वर्साई की संधि के अपमान का बदला ले सकते हैं। तो लोगों के दिलों के अंदर उसने ये भावना भर दी, अगर हमने देश का अपमान का बदला लेना है, यानी कि जर्मनी की जो वर्साई की संधि के द्वारा बहुत अपमानित किया गया था, और इस अपमान का अगर हमने बदला लेना है तो वो जो है उग्र राष्ट्रवाद के माध्यम से जो हम बदला ले सकते हैं। नाजी संगठनों का गठन। हिटलर ने जर्मनी में जर्मन नारियों के 10 साल के छोटे बच्चों के लिए युंगफोक, 14 साल की उम्र तक के लड़कों के लिए हिटलर यूथ तथा 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियों के लिए लेबर सर्विस का संगठन किया गया। तो हिटलर के द्वारा जर्मनी के अंदर जो है 10 साल के बच्चे के लिए अलग संगठन बनाया गया, 14 साल के बच्चों के लिए अलग संगठन बनाया गया, 18 साल से ऊपर के लड़के और लड़कियों के लिए अलग संगठन बनाया गया। जो 10 साल के छोटे बच्चे थे उनके लिए युंग फोक नाम का एक संगठन बनाया गया, और जो 14 साल के लड़के थे उनके लिए हिटलर यूथ नामक संगठन की स्थापना की गई, और जो 18 साल से ऊपर के लड़के और लड़कियां थे उनके लिए जो है लेबर सर्विस का गठन किया गया। इन संगठनों ने हिटलर के उद्देश्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। तो इन संगठनों के माध्यम से जो हिटलर के उद्देश्य थे, जो आदर्श थे, उनको जो है काफी मात्रा के अंदर आगे बढ़ाया। तो बच्चों ये तो थे आपके अभ्यास के क्वेश्चन। इसके अंदर जो है मैं आपको 2 प्रश्न और करवाना चाहता हूं जो काफी महत्वपूर्ण है, तो उनको भी ध्यान से सुनिए। नाजी शब्द का क्या अर्थ है? नाजी शब्द का क्या मतलब है? नाजी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नाजी योनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बना गया। तो नाजी शब्द का मतलब है नाजी योनाल, और इस वर्ड के आरंभिक शब्दों को जो है इसके अंदर लेकर जो है नाजी शब्द के जो नाजी योनाल जो शब्द है इसके आरंभिक शब्दों को लेकर ये बनाया गया शब्द है। नाजी योनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, यानी कि हिटलर की जो पार्टी है उसका पहला शब्द जो है नाजी योनाल था। इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाजी कहा जाता था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाजी कहा गया, और जर्मनी में हिटलर की विचारधारा को नाजीवादी अथवा नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस शब्द के आधार पर जर्मनी के अंदर जो है हिटलर की जो विचारधारा है उसे नाजीवाद या नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है, उन कारकों की चर्चा करें जिसके फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ या उदय हुआ, अथवा जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान या विकास के कारण बताइए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में भी आ जाता है, तो ध्यान से सुनिए। जर्मनी में हिटलर तथा नाजीवाद एक दूसरे के पूरक थे, यानी कि हिटलर और नाजीवाद एक दूसरे के जो है पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हिटलर के उत्कर्ष में निम्नलिखित तथ्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी के अंदर हिटलर का जो उत्कर्ष हुआ उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला है राजतंत्र का पतन। जर्मनी में राजतंत्र के पतन के बाद अनेक शक्तिशाली राजतंत्र समर्थक लोग थे। तो जैसा कि आप जानते हैं वाइमर गणराज्य की स्थापना से पहले जो है जर्मनी के अंदर जो है राजतंत्र खत्म हो गया था, लेकिन राजतंत्र को वापस लाने में बहुत से लोग जो हैं चाहते थे कि राजतंत्र दोबारा वापस आए। इनमें बड़े बड़े उद्योगपति, जमींदार तथा सैनिक अधिकारी शामिल थे। तो बड़े बड़े उद्योगपति, जमींदार और सैनिक चाहते थे कि दोबारा से जो है जर्मनी के अंदर राजतंत्र स्थापित हो,
ये सभी हिटलर के समर्थक थे, और ये जो है सारे जो राजतंत्र के समर्थक थे वे हिटलर के भी समर्थक थे। तो इसलिए जो हिटलर के विकास में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय से जर्मन देशभक्तों को बहुत दुख हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो जर्मनी पराजित हो गया, और इसके ऊपर जो है अपमानजनक संधि भी जो वर्साई की संधि के नाम से जानी जाती है थोपी गई, जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर जो देशभक्त लोग थे उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत आघात पहुंचा। वे इस पराजय का बदला लेना चाहते थे। तो ये देशभक्त जो है इस पराजय का बदला लेना चाहते थे। हिटलर ने जर्मनी को उनके प्राचीन गौरव की पुनः प्राप्ति का वचन दिया। हिटलर ने वचन दिया कि अगर आप मुझे जो है सहयोग करेंगे, मेरी पार्टी को सहयोग करेंगे, तो मैं जर्मनी के जो गौरव प्राप्त था पहले उसको जो है दोबारा से हासिल कर लूंगा। अतः जर्मनी जनता उनकी समर्थक बन गई। इस वजह से पूरी की पूरी जर्मनी की जनता जो है हिटलर की समर्थक बन गई और उसका उदय हुआ। आर्थिक मंदी 1929 से 32 ईस्वी की आर्थिक मंदी के कारण जर्मन में भयंकर बेकारी, यानी कि इसके ऊपर एक तो जो है आर्थिक संकट छाया हुआ था, इसके उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, जिसकी वजह से जो है 80 लाख मजदूर बेकार हो गए। इस आर्थिक महामंदी की वजह से जो है जर्मन के अंदर 80 लाख लोग जो है बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। हिटलर ने इन मजदूरों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। तो हिटलर ने यह वचन दिया कि मैं जो है आप लोगों को रोजगार दिलाऊंगा। इस तरह से जो अपनी संवेदना व्यक्त की और मजदूर वर्ग जो हिटलर के साथ हो गया। मेरा संघर्ष, हिटलर ने अपने कारावास के दिनों में, यानी हिटलर जब जेल में था उस टाइम पर जो हिटलर के द्वारा मेरा संघर्ष नामक एक पुस्तक लिखी गई, यानी जेल के अंदर उसने जो एक मेरा संघर्ष नामक किताब लिखी। इस पुस्तक में उसने महान नेता द्वारा शासन चलाने, इस किताब के अंदर उसने लिखा कि एक महान नेता कैसे जो है देश का शासन चलाता है। युद्धों तथा उग्र राष्ट्रवाद का गुणगान किया है, युद्धों को महत्व दिया, राष्ट्रीय भावना को महत्व दिया, उसका गुणगान किया। जर्मनी के अनेक लोगों को ये विचार प्रिय लगे। तो हिटलर के ये विचार जो है जर्मन के बहुत से लोगों को अच्छे लगे। फलस्वरूप वे हिटलर के समर्थक बन गए, जिसकी वजह से वे हिटलर के समर्थक बन गए। हिटलर का योग्य नेतृत्व, हिटलर एक कुशल संगठनकर्ता तथा प्रभावशाली वक्ता था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिटलर एक महत्वपूर्ण, बहुत ही कुशल वक्ता था और बहुत ही महत्वपूर्ण कुशल संगठन करता था, यानी एक संगठन को बनाने में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसने, और वक्ता भी जो बहुत ही अच्छा था। उसने लोगों की भावनाओं को अपने भाषणों द्वारा उत्तेजित कर अपने पक्ष में कर लिया। तो उसने जो ऐसे ऐसे भाषण दिए जिससे जनता उत्तेजित हुई और वे जो है हिटलर के पक्ष में हो गई। इस तरह से जो है जर्मनी के अंदर जो है हिटलर का उत्कर्ष हुआ, उदय हुआ। तो बच्चों आज आपके सामने अभ्यास के प्रश्न करवा दिए हैं, 2 अन्य प्रश्न करवा दिए जो काफी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, और जो आपको करवाए जाते हैं उनको जो है अच्छी तरह से देखना तो है, याद भी करना है, इसके साथ साथ कॉपी में भी लिखने हैं। धन्यवाद।